दोस्तों नमस्कार। चुनाव से ऐन पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक कैरियर की सबसे बड़ी गलती तो नहीं है, सबसे बड़ी भूल तो नहीं है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस वक्त बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इतनी बड़ी ताकत के साथ 2024 के चुनाव में कूद चुके हैं, जहां पर विपक्ष बिखरा हुआ है। और यह सवाल बार बार उठता रहा है कि अगर सीटों का तालमेल हो भी जाए, राजनीतिक तौर पर गठबंधन हो भी जाए, तो भी इसकी कौन गारंटी लेगा कि वोटों का ट्रांसफर एक राजनीतिक दल के वोटरों से दूसरे राजनीतिक दल के वोटरों के बीच हो रहा है? यह सवाल तो दिल्ली और पंजाब में भी है, जहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ है, पंजाब में अलग अलग है। यह सवाल तो उत्तर प्रदेश के भीतर भी है, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, लेकिन वोटों के ट्रांसफर की गारंटी कौन लेगा? यह सवाल बिहार के भीतर भी है। इसीलिए बिहार में आरजेडी कम से कम सीट कांग्रेस को देना चाहती है। और यह सवाल महाराष्ट्र के भीतर भी है, जहां पर शरद पवार की अपनी राजनीति जिस बिसात को बिछाती है और उसके ठीक उलट उद्धव ठाकरे जिस राजनीति को साधते हैं, उन दोनों के बीच कांग्रेस और वोटों का ट्रांसफर कैसे होगा? यह सवाल समूचे देश के भीतर इंडिया गठबंधन को लेकर भी है। और यही वो सवाल है जिसको बार बार बीजेपी उठाती रही। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी राजनीतिक रैलियों में जिक्र करते रहे। वो कहते रहे कि कैसे संभव है कि वामपंथी केरल में कांग्रेस और वामपंथी खुद टकराएंगे और बंगाल के भीतर दोनों एकजुट हो जाएंगे। यह कैसे संभव है? यही परिस्थिति इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों में नजर आएगी, जहां पर सुविधा अनुसार वो टकराएंगे और जब सामने बीजेपी या मोदी सत्ता होगी तो टक्कर देने के लिए दोनों एक साथ हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, तो इसमें कोई दूभर स्थिति नहीं है। यह स्थिति इस देश के भीतर रही है और इस स्थिति का फायदा बीजेपी को मिलता भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने इस देश के भीतर तीन इतने बड़े सवाल एक झटके में खड़े कर दिए कि इसके बाद भारत की राजनीति, और वह भी चुनावी राजनीति, छोटी पड़ गई है। राज्यों के चुनाव में छत्रपों को लगता है कि उनकी ताकत मायने रखती है और इसीलिए बार बार यह सवाल रहा कि अगर इंडिया गठबंधन बना है तो उसमें राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका लोकसभा चुनाव में तो रहेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव होंगे, बिहार में तेजस्वी यादव होंगे, महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे हो जाएंगे। यह परिस्थिति अलग अलग राज्यों में अपने तरीके से रहेगी और इस पर एक लिहाज से सहमति भी बनी। लेकिन अगला सवाल इस गिरफ्तारी के बाद उठा कि राज्यों में मुख्यमंत्री बनकर भी अगर आप दिल्ली के निशाने पर आ गए और आपकी गिरफ्तारी बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए हो सकती है, तो इसके बाद आप कौन सी राजनीति को साधेंगे? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पहले हुई, वह मुख्यमंत्री थे, उनको पद छोड़ना पड़ा। दूसरी गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई, जिन्हें जनता ने चुना था और इतनी ताकत के साथ चुना था कि इस देश के किसी भी राज्य में इतनी बड़ी ताकत और इतने ज्यादा वोट किसी को नहीं मिले होंगे जिस लिहाज से केजरीवाल दिल्ली में चुने गए। और उसी लिहाज से उनकी पार्टी पंजाब के भीतर भी जीत कर आई। लेकिन ताकत कितनी भी बड़ी हो, 70 सीटों में से 62 सीट इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में है, लेकिन मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए। उससे पहले 2015 में 67 सीटें हुआ करती थी, लेकिन उस दौर में आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। लेकिन यह तीखापन होते होते भारत की लोकतांत्रिक चुनावी संसदीय राजनीति में अगर मुख्यमंत्री की कोई हैसियत इस देश के भीतर में दिल्ली की सत्ता के सामने या मौजूदा मोदी सरकार के सामने कुछ भी नहीं है, तो पहले खतरे की घंटी अब इस बात को लेकर देश के तमाम विपक्षी नेताओं के भीतर और छत्रपों के भीतर यह बढ़ चुकी है कि अब उनकी हैसियत क्या बचेगी अगर 2024 के चुनाव में वह एकजुट नहीं हुए, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, सीटों के तालमेल में उलझे रह गए, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और उसके बाद जो चुनाव होंगे विधानसभा के, वह क्या मायने रखेगा अगर आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो भी?
क्योंकि राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी हो या इस देश के तमाम दूसरे राजनीतिक दल हों, एक आवाज हर कोई कह रहा है कि अगर विपक्ष का कोई नेता तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों से डूबा हुआ हो लेकिन वह बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और सीधे तौर पर इस देश में जो विरोध कर रहा है उस पर कार्रवाई होती है। राजनीतिक तौर पर घाटा सहने की स्थिति में इस वक्त मोदी सत्ता नहीं है। तो दूसरे खतरे की घंटी यह है कि चुनाव का मतलब क्या बचेगा अगर आप चुनाव मैदान में इस मैसेज को जनता तक नहीं ले जा सके तो। यानी पहले खतरे की घंटी ने इस देश के तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को एकजुट एक साथ कर दिया। दूसरी परिस्थिति इस देश के भीतर बनी कि जो भी उलझने सीटों को लेकर है या जो भी उलझने गठबंधन को लेकर है उसको आपको पाटना पड़ेगा और जो मैसेज करप्शन का सरकार यानी मोदी सरकार इस दौर में दे रही है यह कहते हुए कि विपक्ष इतना ज्यादा करप्ट है कि उसको जेल में डालना ही पड़ेगा, तो फिर करप्शन और ऑर्गेनाइज्ड करप्शन इसके बीच एक लकीर खींचनी होगी। क्योंकि एक तरफ जो पूरी शराब नीति है उसमें 300 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप ईडी ने आज अदालत के भीतर लगाया। सवाल यह है कि इसके ठीक समानांतर इस देश के भीतर में ऑर्गेनाइज्ड वे में जो पैसा पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए हो रहा था वह तो हजारों करोड़ में है, तो क्या वो कोई मायने नहीं रखता है। इस दौर में जो करप्ट लोग थे उनको बीजेपी में शामिल करा लेना और उनकी फाइलों को बंद करके सत्ता तक अपने हाथ में ले लेना यह महाराष्ट्र का खेल खुले तौर पर नजर आया। तो तीसरी बड़ी घंटी इस देश के भीतर पहली बार बजने लगी है कि क्या वाकई अगर क्षेत्रीय तौर पर आपकी राजनीति हो भी रही है तो 2024 के बाद वह कोई मायने नहीं रखेगी। यानी चाहे अनचाहे इस देश के भीतर में पहली बार एक ऐसे मुद्दे ने इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सचेत कर दिया है कि वह किस लिहाज से राजनीति करें और राजनीति करें तो सत्ता में आने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी या वो मुख्यमंत्री जीतने के बाद भी बने रहेंगे, इसकी गारंटी इस देश के भीतर में लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था कतई देने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि यह खुले तौर पर अब नजर सबको आने लगा है कि अगर इस देश के भीतर में चुनी हुई सरकार पर आरोप लगाए जाएं, जांच एजेंसियां काम करना शुरू कर दे और उसके बाद इस देश का मीडिया सवालों को करने की जगह जो सवाल नौकरशाह उठा रहे हैं, जांच एजेंसियां उठा रही है या सत्ताधारी पार्टी जो आरोप लगा रही है सिर्फ उसे ही अगर जनता के सामने परोसा जाए तो फिर दूसरी परिस्थिति तो कभी सामने आ ही नहीं पाएगी। तो सवाल यह है कि इस बार उड़ीसा में भी चुनाव हो रहे हैं तो क्या यह खतरे की घंटी नवीन पटनायक के लिए भी है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर सुगबुगाहट तो वहां भी है, यह सुगबुगाहट तो आंध्र प्रदेश के भीतर भी है जहां पर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। वाईएसआर कितने दिन टिक पाएंगे अगर राजनीतिक तौर पर चंद्रबाबू नायडू के साथ जो गठबंधन बीजेपी ने किया है अगर वो मार्जिन स्थिति में आकर खड़े हो जाते हैं तो कितना वक्त लगेगा चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री बनाने में अगर दिल्ली पीछे खड़ी है तो। और यही परिस्थिति आने वाले वक्त में 2024 में ही महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, तेलंगाना के भीतर तो बाद में, लेकिन जो चुनाव होने हैं महत्वपूर्ण वो झारखंड के भीतर होने हैं, हरियाणा में होने हैं और महाराष्ट्र में होने हैं। और साल बीतते बीतते 2025 के शुरू में दिल्ली में चुनाव होने हैं और दिल्ली में इतनी बड़ी ताकत के साथ जीत कर आए तो इससे बड़ी ताकत कौन दिखला सकता है। 50% से ज्यादा वोट मिलना, तकरीबन 80-85% सीट आपके कब्जे में आ जाए, बावजूद इसके एक के बाद एक जो टॉप लीडरशिप थी सभी जेल में है। यह कान खड़े करने वाली परिस्थिति इस देश की राजनीति में पहली बार इस तरीके से उभरी है जहां तीसरे खतरे की घंटी ने आगाह कर दिया है कि अगर अपने वोटों को ट्रांसफर कराना है तो हर उस कार्रवाई के पीछे आपको विरोध के स्वर लाने होंगे जो इस दौर में मोदी सरकार कर रही है। और इसका असर देखिए देश भर में, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, यहां तक कि तमिलनाडु में भी डीएमके के कार्यकर्ता निकल कर आए
और वो नारे लगाने लगे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है या बीजेपी को उन्होंने निशाने पर लिया। राजनीतिक तौर पर यह पूरी एकजुटता क्या खतरे की घंटी 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए या मोदी शाह की बिसात के लिए तो नहीं है, क्योंकि इन आवाजों को सुनिए, ये तमिलनाडु के चेन्नई की आवाजें हैं। பிஜேபியின் முகத்திரையை பிஜேபியின் முகத்திரையை கிழித்தெறிவோம் கிழித்தெறிவோம் வென்றிடுவோம் வென்றிடுவோம் கழகத் தலைவர் தலைமையிலே இந்தியா கூட்டணியால் வென்றிடுவோம் வென்றிடுவோம் வெல்லட்டும் வெல்லட்டும் இந்தியா கூட்டணி வெல்லட்டும் சொல்லட்டும் சொல்லட்டும்। तमिलनाडु सरीखा ये नजारा या चेन्नई सरीखा ये नजारा मुंबई में भी है, चंडीगढ़ के भीतर भी है, लखनऊ में भी है, पटना में भी इसकी फुसफुसाहट है और दिल्ली की सड़कों पर तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस एक साथ निकल पड़ी है, उसने राजनीतिक तौर पर एक बड़ा मैसेज इस देश के भीतर दे दिया है। और सवाल स्टालिन का नहीं है जहां पर उनकी पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर है, सवाल इस दौर में वाईएसआर का भी है और नवीन पटनायक का भी है, सवाल ममता बनर्जी का भी अब है और सवाल इस दौर में वामपंथी मुख्यमंत्री विजयन का भी है। हेमंत सोरेन और केजरीवाल का गिरफ्तारी और उसके बाद जेल जाने की परिस्थिति, यह तमाम स्थिति बहुत साफ तौर पर बताती है कि एक साथ अब राजनीति को मथने की जरूरत है और इस राजनीति में जनता की भागीदारी बड़ी मायने रखेगी। और शायद इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के समानांतर वो आंध्र प्रदेश के चुनाव हो या फिर अपने तौर पर उड़ीसा के चुनाव हो और इसी बरस हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव हो, फिर दिल्ली के चुनाव हो, फिर बिहार के चुनाव हो, ये सभा परिस्थिति बताती है कि छत्रपों की राजनीति का कहीं ये अंत तो नहीं है। लेकिन इसके आगे एक सवाल कहीं ज्यादा राजनीतिक तौर पर समूचे विपक्ष को अब एकजुट करने लगा है, क्योंकि ईडी ने आज जो कोर्ट के सामने बातें रखी उसमें इसका अंदेशा बहुत साफ है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी भी कहीं उस फेरिस्त में एफआईआर की कॉपी में दर्ज उसका नाम तो नहीं होगा। यानी इस देश में 10 बरस की राजनीति करते करते नेशनल पार्टी के तौर पर मान्यता पाने वाली आम आदमी पार्टी भी अगर आरोपी बना दी जाती है ईडी की तरफ से, तो मतलब बहुत साफ है कि उनका अकाउंट भी फ्रीज होगा, उनका हेडक्वार्टर भी फ्रीज होगा और इस दौर में उनकी राजनीति पर भी पाबंदी लग जाएगी। और यही परिस्थिति इस दौर में कांग्रेस के चौराहे पर लाकर खड़ा करने की स्थिति है, जब उनका अपने 4 बैंकों का अकाउंट फ्रीज है। तो क्या राजनीतिक तौर पर जो गलती एक के बाद एक हुई है उसमें ट्रिगर का काम केजरीवाल की गिरफ्तारी ने कर दिया है? और केजरीवाल की गिरफ्तारी के आसरे इस देश की राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है कि अगर 2024 की लड़ाई सही तरीके से अब नहीं लड़ी तो उसके बाद की तमाम लड़ाइयां कोई मायने नहीं रखती है। आपको या तो बीजेपी के साथ आना पड़ेगा या राजनीतिक तौर पर आपको दंडवत होना पड़ेगा। यानी अलग से आपका अपना वोट बैंक, अपनी सियासत, अपनी राजनीतिक जमीन, अपने कार्यकर्ता, अपना संगठन कोई मायने नहीं रखेगा अगर इस तर्ज पर छत्रपों की गिरफ्तारी हो रही है। क्योंकि अगर इस पूरी प्रक्रिया के भीतर परखने की परिस्थिति को समझे तो आम आदमी पार्टी इस देश में आंदोलन से निकली। और अगर आप 10 बरस पहले चले जाते हैं जिस दौर में आंदोलन हो रहा था, तो एक बात आपके जहन में और आएगी। उस वक्त आम आदमी पार्टी ने जो आंदोलन शुरुआत की थी जन लोकपाल की, वह कांग्रेस के खिलाफ की थी, कांग्रेस के करप्शन को लेकर की थी। और उस वक्त आंदोलन को तीखा बनाने के लिए सड़क पर जो पूरी भीड़ नजर आती थी वह स्वयंसेवकों की भीड़ थी, आरएसएस से जुड़े लोगों की बड़ी तादाद होती थी उसमें। और आज की तारीख में वही आरएसएस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। उसी कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल है जिसका 10, 12, 15 बरस पहले विरोध हो रहा था। तो राजनीतिक तौर पर पूरा चक्का घूम गया। लेकिन एक नई परिस्थिति इस दौर में सामने निकलकर आ गई कि अगर करप्शन की स्थिति इस देश के भीतर राजनीतिक दलों के अंदर देखा जाए तो कोई राजनीतिक दल बचेगा नहीं। लेकिन ऐसे में
एक बड़ी लकीर, चाहे वो पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर हो, चाहे इस देश के भीतर में कमीशन के नाम पर हो, चाहे इस देश में विपक्ष की जासूसी कराने के नाम पर हो, चाहे राफेल का पूरी घटना हुई हो, चाहे जो भी माइंस दिए जा रहे हों कॉरपोरेट के हक में, जो प्राइवेटाइजेशन का पूरा दौर चल रहा हो, जो पूरा डिसइन्वेस्टमेंट की परिस्थिति हो, जो मोनेटाइजेशन हो रहा हो, इस दौर में सीएजी तक रिपोर्ट देती नहीं है। इस दौर में जो सरकार की एजेंसियां हैं वह भी सिर्फ सरकार के लिए काम कर रही है, यानी सवाल सीबीआई और ईडी भर का नहीं है, सवाल तो सीएजी की रिपोर्ट का भी है। सवाल इस देश के भीतर में हर उस पॉलिसी का है जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हित सरकार का कैसे सध जाए इस दिशा में देख रही है। तो करप्शन और ऑर्गेनाइज्ड करप्शन दोनों के बीच भारत की संसदीय राजनीति आकर खड़ी हो गई है। अब सवाल यह नहीं है कि यह स्टेट इलेक्शन कोई मायने रखता है। अब सवाल यह है कि अगर राजनीतिक तौर पर 2024 में समूचा विपक्ष जो बिखरा हुआ सा लग रहा था, ममता बनर्जी अपने सुर में जा रही थी, अखिलेश यादव जो सीटों को लेकर पहले चल रहे थे, इस दौर में मायावती भी दरकिनार हो गई, तो उनके भीतर भी अब तो यह सवाल होगा कि अगर आने वाले वक्त में वह सोच भी रही हैं कि वह कहीं पर सत्ता उन्हें मिल जाएगी तो राजनीतिक तौर पर दंडवत होकर ही उनको राजनीतिक सत्ता मिल सकती है, इससे हटकर उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो एक तरफ वो प्लेयर हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ है, दूसरी तरफ वो प्लेयर हैं जो इंडिया गठबंधन में हैं लेकिन राजनीतिक तौर पर अपनी राजनीतिक जमीन बचाकर गठबंधन में रहना भी चाहते हैं और दिल्ली को मैसेज भी देते हैं कि आपके साथ हम खड़े हुए हैं। और तीसरी परिस्थिति वो है जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है, जो अपनी अलग भूमिका में है। उसमें वाईएसआर का नाम भी ले सकते हैं, उसमें बीएसआर का नाम यानी केसी राव का नाम भी ले सकते हैं, उसमें नवीन पटनायक का नाम भी ले सकते हैं। अब इन सब के सामने संकट है कि किस राजनीति के आश्रय 2024 का चुनाव लड़ना है। और यह एक इतना चुनौतीपूर्ण परिस्थिति इस देश के सामने राजनीति करने वालों के लिए हो गई है कि अब उन्हें कुछ तय करना होगा। और आज जब राउज एवेन्यू में केजरीवाल को पेश किया जा रहा था तो उससे पहले की एक तस्वीर देखिए, निराश मन से जाते हुए केजरीवाल अदालत के भीतर। कोर्टरूम में पहुंचे थे। दरअसल केजरीवाल की राजनीति ने इस देश की राजनीति को कितना प्रभावित किया यह दिल्ली मॉडल से समझा जा सकता है। बड़े बड़े कॉरपोरेट को निशाने पर लेना और जनता के लिए राहत और रियायत और मुफ्त में सब कुछ दे देने की परिस्थिति। और यह एक ऐसी राजनीति थी जिसने इस देश के तमाम बड़े पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई दूसरे छत्र पार्टी ही क्यों ना हो, सभी ने इस दौर में फ्री में महिलाओं को चाहे पैसा फ्री देना हो, बसों में चाहे सफर करना फ्री कराना हो, या इस दौर में बिजली कितनी यूनिट फ्री दी जाएगी इसका जिक्र हो, या सीधे बैंक ट्रांसफर का जिक्र हो, सब कुछ दिल्ली मॉडल के बाद शुरू इस देश की राजनीति में होता है। और यह बात इस देश के जनमानस के भीतर है। और देश के भीतर अगर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता या उनको जानने की परिस्थिति, दोनों परिस्थिति अगर देश के किसी भी प्रांत में आम आदमी पार्टी का कोई जिक्र करे तो तुरंत पहचान जाएगा, अच्छा ये केजरीवाल की पार्टी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो राजनीतिक प्रयोग दिल्ली में हुआ उसी को अपने अपने तरीके से, चाहे वह गुजरात ही क्यों ना हो, वहां भी फ्री देने की स्थिति में बीजेपी को आना पड़ा। वो महाराष्ट्र ही क्यों ना हो, वो कर्नाटक ही क्यों ना हो, वो तेलंगाना ही क्यों ना हो, वो मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो, राजनीतिक तौर पर वहां से अगर दिल्ली से शुरुआत हुई तो इस दौर में केजरीवाल की गिरफ्तारी भी इस देश के जनमानस के भीतर एक सवाल है, क्योंकि उसने इस देश की पारंपरिक राजनीति को बाखूबी देखा है। और इस देश में हर कोई जानता है कि राजनीति का मतलब ही करप्शन है। उस करप्शन में हिस्सेदारी तमाम राजनीतिक दलों की होती है और जब टिकट मिल जाता है, चुनाव जीत जाते हैं या सत्ता में आते हैं तो पहला मतलब यही होता है कि अब आप खूब कमा लेंगे। तो क्या इस दौर में खास तौर से बीजेपी जब दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, केंद्र सरकार के तौर पर मोदी की सत्ता आई, तो क्या करप्शन खत्म हो गया या करप्शन ऑर्गेनाइज्ड हो गया? क्योंकि एक झटके में इस देश की इकोनॉमी ही अगर कॉरपोरेट के आश्रय चलने लगी,
महंगाई चरम पर जा रही है, लेकिन रोजगार देने की स्थिति तक में सरकार नहीं है। तो पॉलिसी पैरालाइसिस या पॉलिसी का फेल होना इस दौर में बाखूबी इस देश के सामने खुलकर नजर आया। यह कोविड काल में भी नजर आया, यह हर दौर में नजर आया। सवाल सिर्फ इतना था कि राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में एक दूसरे को लेकर राजनीतिक सहमति इससे पहले बनी रहती थी। वो चाहे इंदिरा गांधी का दौर हो, चाहे वीपी सिंह का दौर हो, अटल बिहारी वाजपेयी का दौर हो या मनमोहन सिंह का दौर हो, लेकिन मोदी काल के भीतर में राजनीति ने एक इतनी मोटी लकीर खींच डाली जिसमें या तो आप इस पार हैं, और अगर आप उस पार हैं तो कल तक आप विपक्ष थे, आज आप हमारे इशारे पर चलने को मजबूर होंगे। यह मैसेज राजनीतिक तौर पर इस दौर में मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी के साथ, कांग्रेस के पूरे अकाउंट को फ्रीज करने के साथ, इस दौर में पॉलिटिकल फंडिंग और उसके बाद एसबीआई का आनाकानी करना, फिर सुप्रीम कोर्ट का डांटना, इन सारी परिस्थितियों ने इस देश के सामने एक मैसेज बहुत क्लियर रख दिया कि दरअसल 2024 का चुनाव जो है उसमें इस देश के भीतर में एक तरफ मोदी मॉडल खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ इस देश की संसदीय पॉलिटिक्स है। अब आपको कहां पर जाना है? और मोदी मॉडल के भीतर संसदीय राजनीति जो चुनावी तौर पर होती है, उसकी स्वतंत्रता या उसकी पारदर्शिता कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सरकार ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी हम ही करेंगे। तो भारत की राजनीति के भीतर दरअसल यह मोदी मॉडल इस दौर में जो उभर कर आया, उसने उन तमाम राजनीतिक दलों को इससे पहले चिताया तो जरूर था, लेकिन पहली बार सबके लिए खतरे की घंटी तो बजा दी कि चुनाव का मतलब अब शायद उनके लिए तब तक कुछ भी नहीं होगा जब तक राजनीतिक तौर पर वह इस मॉडल को जनता के बीच बताने की स्थिति में ना आए, और इस मॉडल को धराशायी करने की राजनीति के लिए सब एक साथ एकजुट ना हो जाएं। और शायद यही सबसे बड़ी भूल इस दौर में मोदी सरकार ने कर दी, जब उन्होंने एक चुनी हुई सरकार के मुखिया को गिरफ्तार किया और इस दौर में वह करप्शन का राग तब अपनाते हुए गीत गाने लगी जिस दौर में एक वक्त एक करप्ट व्यक्ति को लेकर प्रधानमंत्री भाषण दे, अजीत पवार को लेकर, और 24 घंटे के बाद वह उन्हें डिप्टी सीएम बना दे, वह भी बीजेपी समर्थन करे, और एक झटके में सत्ता की खातिर इस देश के भीतर भ्रष्टाचार की परिभाषा भी कैसे बदल दी गई, यह मॉडल भी इस देश ने देखा है। और शायद इसीलिए यह जो केजरीवाल की गिरफ्तारी का ट्रिगर है, यह भारत की राजनीति में 2024 के चुनाव में क्या असर ला सकता है, आपको इंतजार थोड़ा करना होगा। हर दिन के साथ बदलती परिस्थितियों में पहली बार सवाल जनता का होगा, और जनता के भीतर की कौन सी अनुगुंज, कौन सी आवाज उभर कर आती है, इसको सुनना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।